हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर में। देखिए फ्रेंड्स, हमारी एक सीरीज़ जो चल रही थी जिसमें हम जो टॉपिक वाइज जीके है उसको कवर कर रहे थे और अलग अलग सोर्सेज से जो नोट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो मैं सब कलेक्ट करके एक वीडियो में आपके लिए लेकर आता हूँ। पिछले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता को पूरा कवर करा था। अब हम पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता को अब हम पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक को हम 3 वीडियोज़ में कवर करेंगे। आज हम वैदिक सभ्यता का जो ओवरव्यू है उसको देखेंगे कि वैदिक सभ्यता ये क्यों कहलाई, इसमें क्या क्या सोर्सेस रहे, इसके पुरातात्विक सोर्स क्या रहे, और जो अन्य 2 वीडियोज़ आएंगी उसमें हम पर्टिकुलरली एक वीडियो में केवल ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे कि उस समय का समाज कैसा था, कैसी उनकी आर्थिक स्थिति थी, क्या उनका धर्म था, और अगली वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे। तो दोनों को पर्टिकुलर पढ़ेंगे और पूरा टॉपिक जो है हमारा बहुत अच्छे से ये कवर हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे वैदिक काल की। वैदिक काल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी। आपको पता है 1700 या 1750 बीसवीं जो बीसी था उसमें सिंधु घाटी सभ्यता का ख़त्म हो गई वो। उसके बाद 1500 बीसी के करीब, ईसा पूर्व के करीब, एक और नई सभ्यता विकसित होने लगी, उसी को कहा गया वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो वैदिक काल कब से कहाँ तक माना जाता है? तो 1500 से लेकर 600 बीसीवी तक इसको वैदिक काल या वैदिक सभ्यता का काल माना जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वैदिक सभ्यता का काल कितना है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसको अगर हम 2 भागों में बांटें तो एक भाग बनता है ऋग्वैदिक काल, ये है 1500 से लेकर 1000 ईस्वी तक, 1000 ईसा पूर्व तक, और उसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, देखिए जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसको कहा जाता है ऋग्वैदिक काल। इसी को पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है, और जिस काल में बाकी के अन्य तीनों वेदों की रचना हुई उसी को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। अब इनके बारे में पर्टिकुलर हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज हम पढ़ेंगे जो बेसिक इसका ओवरव्यू है, और यहाँ से भी आपको बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो मिलने वाले हैं। चलिए अब वेद की बात करते हैं। वेद की बात करें तो वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। प्रश्न बनता है कि वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। ठीक है, भारतीय परंपरा में वेदों को क्या कहते हैं? तो वेदों को अपरुष्य कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि वेदों की जो रचना है वो किसने करी है? वो देवताओं ने करी है। इस शब्द का मतलब ये है। इसका मतलब क्या है कि वेदों की रचना किसने करी है? देवताओं ने। तो ये आपको याद रखना है कि वेदों को क्या कहा जाता है परंपरा में, भारतीय परंपरा के अंदर अपरुष्य इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बनता है कि वेदों को संकलित किसने करा? वेदों को संकलित करा वेद व्यास ने। ठीक है, और इसको देखिए वैदिक सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि इनमें वेदों की रचना हुई। 2 भागों में क्यों बांटा गया? जब ऋग्वेद की रचना हुई वो ऋग्वैदिक काल, जहाँ पर अन्य वेदों की रचना हुई वो उत्तर वैदिक काल, इसीलिए। ठीक है, इसलिए हम वेदों के बारे में पढ़ेंगे इसमें। अगला है, देखिए हमने संकलितकर्ता की बात कर दी कि वेदों को संकलित किसने किया था? वेद व्यास ने करा था। पूछा जाता है वेदों को क्या कहा जाता है? तो वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, यानी कि सुनने के आधार पर, मतलब यानी कि आप मान सकते हो कि पहले ब्रह्मा ने किसी को बताया इसके बारे में, अपने जो उनके पुत्र थे उनको बताया, मंत्र उंत्र जो भी थे इसके, फिर उन्होंने किसी और को बताया। ऐसे ही ये सुनते हुए आ रहे थे, यानी कि जो पीढ़ियों से चला हुआ आ रहा था, और बाद में वेद व्यास ने इनको क्या कर दिया? एक लिखित रूप प्रदान कर दिया, इनको संकलित कर दिया। तो वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। वेद त्रयी की बात करें तो हमारे पास आपको पता है 4 वेद हैं। इनमें से 3 वेद त्रयी के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ये किस में आते हैं? हमारे वेद त्रयी इनको कहते हैं, यानी कि इनका एक ग्रुप है वेद त्रयी, आप मान सकते हैं। प्रश्न बनता है पेपर में, इनमें से कौन सा वेद वेद त्रयी में नहीं आता? तो जो अथर्ववेद है वो वेद त्रयी में नहीं आता है। ठीक है, 1 पॉइंट। अगला है, इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? देखिए 3 वेदों को तो वेद त्रयी कहे, लेकिन जब हम चारों का एक ग्रुप बनाएं तो उसको कहा जाता है संहिता। तो प्रश्न बन सकता है चारों वेदों को क्या कहा जाता है? चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। ठीक है, अगला है, वेदों की टीकाओं को क्या कहते हैं? देखिए वेदों को अच्छे से समझने के लिए उनकी व्याख्या की गई, गद्य फॉर्म में उनको लिखा गया, और उनको कहा जाता है ब्राह्मण ग्रंथ। आगे हम पढ़ेंगे कि किस वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है जो हमको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक बात सारी क्लियर हुई आपकी कि वेदों की टीकाओं को क्या कहते हैं, यानी कि वेदों के ऊपर किसी ने अपनी टीकाएँ लिखी होंगी तो उन्हीं को हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, आपने आगे पढ़ेंगे अब जब हम कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ होता है, अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब आगे चलते हैं।
अब देखो, जो वैदिक सभ्यता थी ये आर्यों के द्वारा बनाई गई थी। वैदिक सभ्यता के अंदर मूलतः कौन रहते थे? आर्य रहते थे। तो आर्यों की ही सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया, क्योंकि इन्हीं के टाइम पे वेदों की रचना हुई। अब बात करते हैं आर्य सबसे पहले कहाँ पे आकर बसे थे। तो आर्य सबसे पहले अफगानिस्तान और पंजाब के क्षेत्र में आके बसे थे। इसको सप्त सैंधव क्षेत्र भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आर्य कहाँ आके बसे थे? अफगानिस्तान और पंजाब के क्षेत्र में। दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों याद रखने हैं। आर्यों के मूल स्थान के बारे में कई बार प्रश्न बनता है कि आर्यों का मूल स्थान क्या था। देखिए, आर्य आए यहाँ पर और उन्होंने एक सभ्यता का विकास किया। जिस सभ्यता में वेदों की रचना हुई उसी सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया। ठीक है, तो आर्यों की सभ्यता ही वैदिक सभ्यता थी, यह आपको याद रखना है। आर्यों का मूल स्थान की अगर हम बात करें तो मैक्स मुलर ये मानते हैं कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। डॉक्टर संपूर्णानंद की बात करें तो ये मानते हैं जो आर्य थे ये आल्प्स पर्वत से आए थे। ठीक है, आल्प्स पर्वत ये यूरेशिया के मध्य में पड़ता है, मध्य एशिया भी वहीं पर पड़ता है। ठीक है, तो दोनों का लगभग कथन एक ही है, लेकिन बस शब्द अलग है। तो आपको याद रखना है, डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे? वो आल्पास पर्वत से आए थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने भी कहा, उन्होंने भी अपना मत दिया कि आर्य मध्य एशिया से नहीं आए थे, वो आर्कटिक क्षेत्र से आए थे, यानी कि उत्तरी ध्रुव से आए थे। तो प्रश्न बनता है, किस विद्वान के अनुसार आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे? तो बाल गंगाधर तिलक के अनुसार। ठीक है, और दयानंद सरस्वती ने कहा कि आर्य तिब्बत से भारत में आए थे। ठीक है, तिब्बत उनका मूल स्थान है। तो ये चारों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। किसका कौन सा कथन है? सबसे ज़्यादा माना जाता है मैक्स मुलर का, मध्य एशिया का। ठीक है, क्यों माना जाता है इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इन्हीं का, मध्य एशिया, मैक्स मुलर। ठीक है, तो आर्यों के मूल स्थान के बारे में भी हमने सारे पॉइंट यहाँ पे कवर करे। अब चलते हैं आगे। देखिए, आर्यों की जो सभ्यता थी, अभी मैंने आपको बताया वही वैदिक सभ्यता थी। और वो वैदिक सभ्यता किस प्रकार की थी, यानी कि नगरीय सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता थी? तो आपको याद रखना है, जो आर्यों की सभ्यता थी यानी कि जो वैदिक सभ्यता थी वो एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, यहाँ पर आपको ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, एक शहरी सभ्यता थी। ठीक है, लेकिन जो सभ्यता उसके बाद विकसित हुई वो ग्रामीण थी, यह आपको याद रखना है। ठीक है, तो प्रश्न बन सकता है आर्यों की सभ्यता किस प्रकार की थी? ग्रामीण सभ्यता थी। यह भी प्रश्न बन सकता है वैदिक सभ्यता कैसी थी? वो भी ग्रामीण थी। ठीक है, इनकी भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? ऊपर हमने वेद पढ़ा, वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। तो आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति या फिर श्रेष्ठ। तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। ठीक है, यह आपको याद रखना है। अब देखिए, इस सभ्यता के बारे में हमें कहाँ से जानकारियाँ मिली है, अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, नोट्स बनाते हुए ज़रूर चलें, अलग अलग बुक से मैंने आपके लिए ये पॉइंट्स में लेके आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सारे टॉपिक यहाँ पे कवर होंगे। तो नोट्स बनाते हुए चलें। ठीक है, और जब आप अपने नोट्स से बनाते हैं तो आपको और भी ज़्यादा टाइम के लिए याद रहता है। ठीक है, अब इनके सोर्सेस की बात करते हैं कि ये जो वैदिक सभ्यता के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इनके बारे में जानकारियाँ हमें कहाँ से मिली हैं। ऑब्वियस सी बात है कि इसके बारे में हमें जानकारी हमारे वेदों से मिली है, जो हमारे 4 वेद हैं, लेकिन उनके अलावा कुछ पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, उनको यहाँ पर देखते हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बोगासकोई अभिलेख। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता के बारे में जो जानकारी मिलती है, इसका एक अभिलेख मिला है जिसका नाम है बोगासकोई अभिलेख। ठीक है, यहाँ से मिला है, मध्य एशिया में कोई स्थान होगा वहाँ से ये अभिलेख मिला है, और 1400 BC का ये अभिलेख है, यानी कि 1400 ईसा पूर्व का ये अभिलेख है, पूर्व वैदिक काल का है, यानी कि ऋग्वैदिक काल का है। तो 1400 BC का एक अभिलेख मिला है, बोगासकोई अभिलेख, और इसके अंदर कुछ हिंदू देवताओं के नाम हैं, जो हमारे देवता हैं उनके नाम इस अभिलेख में दिए गए हैं। जैसे इंद्र का नाम यहाँ पर है, वरुण का है, मित्र का है और नासत्य, तो इनका नाम इस अभिलेख में अंकित है। इसीलिए इसको आर्य सभ्यता से जोड़कर देखा गया, और इसीलिए माना गया कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से ही आए थे। तो इसलिए इसको जो मध्य एशिया वाला जो मत है मैक्स मुलर का, वो ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि एक अभिलेख भी मिला है और उसमें इन देवताओं के नाम हैं। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है कि इनमें से किस देवता का नाम बोगासकोई अभिलेख में अंकित नहीं है, तो आपको ये चारों नाम याद रखने हैं। ठीक है, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य।
अब मृदभांड की बात करते हैं तो यहाँ से हमें इस काल के हमें मृदभांड भी मिले हैं, उत्तर वैदिक काल के भी मिले हैं और ऋग्वैदिक काल के भी मिले हैं। दोनों से प्रश्न बनता है कि ऋग्वैदिक काल के जो मृदभांड मिले हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको गौरिक मृदभांड कहा जाता है। इसको गौरिक कर देना, ठीक है, इसको आगे गौ लगा देना, गौरिक। तो गौरिक मृदभांड कहा जाता है। इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म अगर लिखें तो OCP इसको कहा जाता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ऋग्वैदिक काल के उनको हम गौरिक मृदभांड कहते हैं और जो उत्तर वैदिक काल के हैं उनको हम चित्रित धूसर मृदभांड कहते हैं, यानी कि PGW। पिक्चर कुछ ऐसे करके होगा इसका फुल फॉर्म, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आपको ये याद रखना। आपको सीधा प्रश्न बन जाएगा कि उत्तर वैदिक काल के मृदभांड उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं चित्रित धूसर मृदभांड। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये केवल उत्तर वैदिक काल में मिले हैं जो चित्रित वाले हैं, और गौरिक वाले मिले हैं ऋग्वैदिक काल में। तो दोनों आपको याद रखने हैं कि दोनों कौन से किस काल के हैं, ठीक है। ये हमने बात करी पुरातात्विक स्रोतों की। अब बात करते हैं साहित्यिक स्रोतों की, कि जो हमें वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ना है। अभी हम जब आगे पढ़ेंगे पूरा पूर्व वैदिक काल, जिसको हम ऋग्वैदिक काल पढ़ते हैं, और दूसरा उत्तर वैदिक काल, तो उनकी जानकारियाँ हमें कहाँ से मिली है, हमारे वेदों से मिली है। तो एक वेदों के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, ऋग्वेद की बात करें तो 4 वेद हैं हमारे पास, जिनमें सबसे प्राचीन, सबसे पुराना, सबसे पहला वेद माना जाता है ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। प्रश्न बनता है कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। मंडल यानी कि चैप्टर। तो ऋग्वेद के अंदर अध्याय कितने हैं, चैप्टर कितने हैं, 10 चैप्टर हैं, और 1028 इसमें सूक्त हैं। सूक्त यानी कि मंत्र। तो आपको प्रश्न बनता है सूक्त कितने हैं, मंडल कितने हैं, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा, ऋग्वेद में सबसे नवीन मंडल कौन से हैं, तो सबसे नए मंडल कौन से हैं ऋग्वेद के, ये आपको याद रखना है कि ऋग्वेद का जो पहला मंडल है और ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, ये दोनों सबसे नए मंडल हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा। तो ऋग्वेद के कौन से मंडल नए मंडल हैं, पहला और दूसरा, ठीक है। इसके अलावा वंश मंडल कौन से मंडल कहलाते हैं, ये भी प्रश्न पेपर में बनता है कि ऋग्वेद में कौन से मंडल वंश मंडल कहलाते हैं। तो दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक के जितने भी मंडल हैं, ये सभी वंश मंडल कहलाते हैं। इनमें किसी न किसी वंश का वर्णन मिलता है। जैसे जो 7वां मंडल है उसमें वशिष्ठ वंश का वर्णन मिलता है, जो 6वां है उसमें भारद्वाज वंश का वर्णन मिलता है, ठीक है, और 5वां है उसमें अत्रि वंश का वर्णन मिलता है। तो अलग अलग वंशों का वर्णन मिलता है, इसीलिए दूसरे से 7वें तक के जो मंडल हैं इनको वंश मंडल कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रश्न बनता है, ठीक है। इसके अलावा जो 8वां मंडल है उसको वो किसको समर्पित है, वो अंगिरस और कण्व को समर्पित है। ये भी इंपॉर्टेंट है, 8वां मंडल किसको समर्पित है, ये भी एक वंश को समर्पित है, लेकिन ये उनमें नहीं आता है, ठीक है। उनमें वंश मंडल में केवल दूसरे से 7वें तक आते हैं। 8वां मंडल हमारे लिए एक और क्वेश्चन क्रिएट करता है कि इसी में हाथ से लिखी हुई त्रिचाएँ हैं। त्रिचाएँ यानी कि मंत्र ही आप इनको बोल सकते हैं, ठीक है। तो हाथ से लिखी हुई त्रिचाओं को क्या बोला जाता है, उनको खिल बोला जाता है। और ये कौन से मंडल में है, ये 8वें मंडल में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों आपको याद रखने हैं। देखिए, ऋग्वेद के बारे में हमने पढ़ा और ऋग्वेद के अंदर जो 10 मंडल हैं उनसे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, बस हम वही कवर कर रहे हैं। सबसे नए मंडल की हमने बात करी, वंश मंडलों की हमने बात करी, दूसरे से 7वें तक के मंडल को वंश मंडल कहते हैं। 8वें मंडल में हमने बोला कि जो हाथ से लिखी हुई त्रिचाएँ हैं वो 8वें मंडल में है, इनको खिल कहा जाता है। एक मंडल आपको याद रखना है, 7वां मंडल। 7वां मंडल भी इंपॉर्टेंट है, जो ये वाला मंडल है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, केवल 7वां। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस समय एक युद्ध लड़ा गया था जिसको दशराज युद्ध बोला गया था, दशराज्य युद्ध। इस युद्ध का वर्णन जो है वो इसी 7वें मंडल में किया गया है। इस युद्ध में ये जो युद्ध था ये आर्यों और अनार्यों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें जो अनार्य थे वो जीत गए थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, उस समय ये युद्ध लड़ा गया था। 10 जन थे इनके बीच और एक अनार्य था उस समय सुदास, ठीक है। तो इसके बीच ये युद्ध लड़ा गया था जिसमें सुदास ने इस 10 जनों को पराजित कर दिया था। कौन सी नदी के तट पर ये युद्ध लड़ा गया था, ये परुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था, ठीक है। परुषणी नदी, इसका जो वर्तमान नाम है वो है रावी। रावी नदी के तट पर एक युद्ध लड़ा गया था, दशराज्य युद्ध, ये आपको याद रखना है। और यह युद्ध कौन से मंडल में इसका उल्लेख है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। चलिए,
अगला है, हमने 7वां मंडल भी देख लिया, 8वां भी देख लिया। अब बात करते हैं 9वें मंडल की। जो 9वां मंडल है ये सोम को समर्पित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जाता है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। सोम कौन थे ऋग्वेद में? सोम वनस्पति के देवता थे ऋग्वेद के अंदर, ठीक है। जब हम ऋग्वैदिक काल पढ़ेंगे वहाँ पर हम उनका जब धार्मिक जीवन पढ़ेंगे तो उसके अंदर पूरी बातें पढ़ेंगे कि कौन से देवता किस क्षेत्र के थे, ठीक है। तो सोम देवता जो वनस्पति के देवता थे उनको समर्पित है 9वां मंडल। सबसे इंपॉर्टेंट है 10वां मंडल। 10वां मंडल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्णों का जो उल्लेख किया गया है, जो बोला जाता है ना कि वर्ण व्यवस्था, तो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख इसी मंडल में किया गया है, यानी कि 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। इसके पुरुष सूक्त में, इसके अंदर एक मंत्र बोल सकते हो कि एक चैप्टर बोल सकते हो कि छोटा सा मिनी सब हेडिंग बोल सकते हो, उसी में चारों वर्णों के बारे में बताया गया है, ठीक है। और इसका जो पाठककर्ता होता है ऋग्वेद का, उसी को होत्र कहा जाता है। तो प्रश्न बनता है ऋग्वेद के पाठककर्ता को क्या कहा जाता है? होत्र उसको कहा जाता है, ठीक है। तो ऋग्वेद से इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सारी बातें थी, ठीक है। चलिए अगला है सामवेद। दूसरा जो हमारा वेद है वो है सामवेद। और सामवेद देखिए, इसी में सामवेद के अंदर जो हमारे 7 स्वर हैं इनका उल्लेख सबसे पहले किया गया है। प्रश्न बन सकता है कि इनमें से किस वेद में सबसे पहले 7 स्वरों के बारे में बताया गया है? तो वो है सामवेद। और जो सामवेद में ये साम है तो इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ ही होता है गान, ठीक है। तो गाना गाना या गान, इसका अर्थ होता है साम का, ठीक है। तो गाने से संबंधित है और भारतीय संगीत का इसको जनक माना जाता है। बेसिकली हुआ क्या, जब ऋग्वेद की रचना हुई, ऋग्वेद के ही कुछ मंत्रों को डालकर सामवेद में डाल दिया गया, ठीक है। ऋग्वेद में जो मंत्र थे जिनको हम गा सकते थे उन्हीं को मिलाकर सामवेद की रचना कर दी गई, ठीक है। इसको भारतीय संगीत का जनक बोला जाता है और इसका जो पाठककर्ता होता है उसे उद्गातु बोला जाता है, ठीक है। उद्गात्र उसको बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना है, सामवेद का पाठककर्ता क्या कहलाता है? उद्गात। अगला वेद है हमारा यजुर्वेद। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमें 2 क्वेश्चन मिलते हैं। पहला, यज्ञ से संबंधित या पूजा की विधि से संबंधित कौन सा वेद है? कर्मकांड से संबंधित कौन सा वेद है? वो है यजुर्वेद। दूसरा प्रश्न ये मिलता है कि कौन सा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया है? तो गद और पद दोनों में लिखा गया है यजुर्वेद, जबकि जो अन्य वेद हैं वे सभी पदों में लिखे गए हैं, पद में लिखे गए हैं, ठीक है। और बाद में इनकी व्याख्या के लिए हमने पढ़ा था ना ऊपर कि ब्राह्मण ग्रंथों की रचना कई वो गद में लिखे गए, ठीक है। लेकिन एक ऐसा वेद है जो दोनों में लिखा गया है, गद में भी और पद में भी, वो कौन सा है? वो है यजुर्वेद, ठीक है। और इसका जो पाठककर्ता होता है उसे अर्धवयु कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। चारों वेदों के आपको पाठककर्ता याद होने ही चाहिए। अंतिम वेद है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद की बात करें तो इसका अन्य नाम है ब्रह्मदेव, ब्रह्मवेद, ठीक है। तो आपको प्रश्न बन सकता है किस वेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है? तो अथर्ववेद को। और ब्रह्मवेद का अर्थ होता है श्रेष्ठ वेद। तो ये थोड़ा सा अपवाद आप इसको मान सकते हो, क्योंकि जो वेद त्रय हैं हमारे उसमें अथर्ववेद को नहीं शामिल किया जाता, ठीक है। लेकिन आपको अगर प्रश्न बने कि किस वेद को श्रेष्ठ वेद माना जाता है या श्रेष्ठ वेद कहा जाता है, तो ऋग्वेद आंसर नहीं होगा, अथर्ववेद को श्रेष्ठ वेद या ब्रह्मवेद कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और यही वेद जो है हमारा, ये सबसे बाद का वेद है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे प्राचीन वेद पूछेगा ऋग्वेद, सबसे बाद का पूछेगा तो अथर्ववेद। इसमें उल्लेख किसका है? इसमें जादू टोना इनका उल्लेख है ज़्यादा। तंत्र मंत्र जो विद्या उद्या थी उन सब का उल्लेख किसमें मिलता है? अथर्ववेद में इन सब का उल्लेख मिलता है, ठीक है। चले, तो ये हमने चारों वेदों के बारे में पढ़ा। अब वेदों के उपवेद भी पूछे जाते हैं। बहुत बार आपने एग्जाम के अंदर प्रश्न देखे होंगे, अगर आप प्रीवियस ईयर के कोई क्वेश्चन पेपर उठाएं तो उनमें पूछा जाता है आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे इसलिए मैंने चारों को साथ में लिखा है। देखिए, ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। इसकी रचयिता कौन है? धन्वंतरी, ठीक है। आपको पहले केवल उपवेद याद होने चाहिए, उसके बाद अगर आपके पास समय है, अगर आप इनको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, तो फिर आप इनके रचयिता को याद करें, नहीं तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। अब अगर आपको कोई पूछे कि आयुर्वेद किसका उपवेद है, तो आप बता सकते हैं ऋग्वेद का। इसी प्रकार सामवेद का भी एक उपवेद है जिसका नाम है गंधर्ववेद, भरत मुनि। यजुर्वेद का उपवेद कौन है? धनुर्वेद, इसके रचयिता विश्वामित्र हैं। अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है शिल्पवेद और इसके रचयिता हैं विश्वकर्मा।
तो ये चारों आपको याद रखने हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है एक आयुर्वेद पूछा जाता है कई बार, और धनुर्वेद ये भी पूछे जाते हैं। बाकी बचे दो, इन दोनों को भी याद रख लेना, दोनों के साथ नाइंसाफ़ी क्यों करनी, ठीक है। तो आप दोनों को याद रखें, चारों पॉइंट को याद रखें, किसका उपवेद कौन सा है, प्रश्न पेपर में बनता है, ठीक है। चलें अगले चलते हैं वेदों के उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथों की तरफ। ऊपर हमने बात करी थी ना कि वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है, उसी प्रकार उपनिषदों की भी रचना की गई है, और कुछ उपनिषद इन्हीं के अधीन आते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए इनको यहाँ पर देखते हैं। देखिए जो ऋग्वेद है हमारा, सबसे पहले ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो इसके उपनिषद आते हैं हमारे ऐत्रेयी और कौशिकी। ये जो उपनिषद है ये किसके हैं, ऋग्वेद के हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो उपनिषद होते हैं इसका अर्थ क्या होता है। उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना, ठीक है। और उपनिषदों को भारतीय जो शास्त्र है उसका दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। तो इनको क्या माना जाता है उपनिषदों को, तो सोर्सेस ऑफ इंडियन फिलोसफी, यानी कि भारतीय दर्शन शास्त्र के स्रोत माने जाते हैं उपनिषद, ठीक है। दर्शन शास्त्र ये आपको याद रखना है, इसलिए इनको दार्शनिक ग्रंथ भी कहते हैं। प्रश्न बनता है किन ग्रंथों को दार्शनिक ग्रंथ कहते हैं, उपनिषदों को कहते हैं, ठीक है। अगर हम कुल उपनिषदों की बात करें तो कुल उपनिषदों की संख्या है 108। हमको 108 तो याद रखने नहीं है, हमें केवल जो इंपॉर्टेंट है उनको याद रखना है, ठीक है। तो ऐत्रेयी उपनिषद और कौशिकी उपनिषद किसके हैं, ऋग्वेद के हैं, और इसी नाम से इसके ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं। आपको प्रश्न बन जाएगा ऐत्रेयी ब्राह्मण ग्रंथ किसका है, ये भी ऋग्वेद का है, ठीक है। अगला है हमारा सामवेद। सामवेद की बात करें तो छांदोग्य उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट उपनिषद है, क्योंकि कृष्ण का सबसे पहला जो उल्लेख मिलता है वो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये किसका उपनिषद है, ये सामवेद का उपनिषद है। इसके अलावा जैमिनीय उपनिषद भी सामवेद का है। और ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें अगर हम, तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश। प्रश्न बन सकता है कि पंचविश किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ये सामवेद का है। इसी प्रकार यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद के उपनिषदों की बात करें तो तैत्तिरीय और ईशो उपनिषद ये इसके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ब्राह्मण ग्रंथ इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न बनता है वैदिक साहित्य में, आपको पता है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। तो प्रश्न बनता है वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किस ग्रंथ का स्थान आता है, किस ग्रंथ का नंबर आता है, तो ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण को ही माना जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, ये यजुर्वेद का है। आखिर में बात करते हैं अथर्ववेद की। तो अथर्ववेद का ही उपनिषद है मुंडको उपनिषद, जहाँ से जो हमारा है आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते वो इसी उपनिषद से लिया गया है। ये किसका उपनिषद है, ये अथर्ववेद का उपनिषद है, ठीक है। और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गौपत ब्राह्मण। तो गौपत ब्राह्मण ये किसका ग्रंथ है, ये भी अथर्ववेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे। इनके अलावा देखिए, इनके हमने उपनिषद पढ़े और ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े, इनके आरण्यक भी होते हैं। और आरण्यक में केवल आपको एक बात याद रखनी है कि अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं होता है, बाकी सभी के होते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इनको, अगर आपने इनको याद कर लिया तो आप आरण्यक को भी बता देंगे, क्योंकि इसी नाम से उनके आरण्यक भी हैं, ठीक है। बस इतना याद रखना है, अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं होता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे वैदिक सभ्यता का, ये हमारा पहला पार्ट था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे फैक्ट आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी भी पॉइंट को लेकर कोई भी आपके मन में डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगली वीडियो में हम अब जो हमने देखिए वैदिक सभ्यता का पूरा हमने ओवरव्यू ले लिया, सोर्सेस क्या है, हमने ऋग्वैदिक काल जो ऋग्वेद है उसके बारे में पढ़ दिया। अब अगली वीडियो में हम पूरा जो ऋग्वैदिक काल है उसको हम पढ़ेंगे कि क्या उनका समाज था, क्या उनकी राजनीतिक दशा थी उस समय, क्या उनकी आर्थिक स्थिति थी। सारी चीज़ों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, कहने की ज़रूरत नहीं है, शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।